प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। क्लास आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 29 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम इसमें? समान कोणीय वेग से घूर्णन करता हुआ घूर्णीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। ठीक है, बस आज इसको फिनिश कर देंगे इस टॉपिक को। देखिए समान कोणीय वेग से घूर्णन करते हुए घूर्णीय निर्देश तंत्र में घूर्णीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। कोई भी एक निर्देश तंत्र है वो एक नियत कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, नियत कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है, तो उस घूर्णन गति करने के कारण जो घूर्णीय निर्देश तंत्र बना है उस घूर्णीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने हैं। तो कौन कौन सा? वेग का रूपांतर समीकरण और भी उसका त्वरण का रूपांतर समीकरण। तो वेग का रूपांतर समीकरण हमने शायद कल ज्ञात कर लिया था। कहाँ तक अपना इक्वेशन आ गई थी? बी डैश वेक्टर बराबर बी माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर। यहाँ तक आ गया था आपका। ठीक है, तो इसमें क्या था? इसमें यहाँ लिखो उपरोक्त समीकरण घूर्णीय निर्देश तंत्र में घूर्णीय निर्देश तंत्र हमने क्या माना है? आर। उपरोक्त समीकरण घूर्णीय निर्देश तंत्र आर में वेग के रूपांतरण समीकरण को वेग के रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करता है। ये हम लास्ट वाली क्लास में हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई थी। ठीक है, क्या था? उपरोक्त समीकरण घूर्णीय निर्देश तंत्र आर में वेग के तो रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करता है। तो अगर आपको घूर्णीय निर्देश तंत्र में गति कर रहे कण का वेग ज्ञात करना हो तो आप इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ ये क्या है? घूर्णीय निर्देश तंत्र में कण का वेग। ये क्या है? निर्देश तंत्र, जो एस स्थिर निर्देश तंत्र है, एस जिसको हमने एस से डिनोट किया है, उसमें उस कण का वेग। और ये आपको पता है कोणीय वेग, ये उस कण का मूल बिंदु से स्थिति सदिश। ठीक है, यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब हम त्वरण के लिए रूपांतर समीकरण ज्ञात करेंगे। चलिए उसी में, ये तो वेग के लिए हो गए, अब किसके लिए? त्वरण के लिए। त्वरण रूपांतरण समीकरण, त्वरण के लिए रूपांतरण समीकरण इसमें ज्ञात करेंगे। देखिए क्या होगा, कैसे प्रकार से इसी समीकरण को हम यहाँ समझाएंगे, वेग रूपांतरण समीकरण। वेग रूपांतरण समीकरण से ले लो बी डैश इसकी वैल्यू निकालो यहाँ से। इस वाले स्टेप को जो माइनस का है उसको इधर लेके आओ, क्या आ जाएगा?
इसको डालना समीकरण नंबर 1। इसमें यहाँ तक हमने समीकरण कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब यहाँ से हम 1 से शुरू करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही, ठीक है, ज़्यादा समीकरण नहीं आएंगे, तो ये आएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको संकारक रूप में लिखेंगे, इसको रूप में लिखेंगे। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो समीकरण 1 को किस प्रकार से, या डी आर ओवर डी टी लिख सकते हैं ना। विस्थापन के परिवर्तन की दर, विस्थापन का अगर समय के सापेक्ष अगर आप क्या ज्ञात करेंगे, परिवर्तन, तो क्या कहलाता है, वो वेग कहलाता है। और ये वेग किसमें है, एस निर्देश तंत्र में है। तो एस निर्देश तंत्र में जो विस्थापन सदिश है वो क्या है, आर वेक्टर है। ये क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, बी वेक्टर डैश को हमने क्या लिखा है, आर वेक्टर डैश और आर वेक्टर बराबर होते हैं। ये हमने डेरिवेशन के स्टार्ट में ही आपको बता दिया है, देख लेना वहाँ लिखा होगा, क्योंकि मूल बिंदु दोनों के क्या है, समपाती हैं, इसलिए आर वेक्टर और आर डैश क्या है, बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी हमने आपको लिखाया है कि डी ओवर डी टी जो संकारक है, अवकलज संकारक, वो एस निर्देश तंत्र के लिए है, और घूर्णी निर्देश तंत्र आर के लिए संकारक क्या माना था हमने, डी डैश ओवर डी टी, ठीक है। तो बी डैश वेक्टर को ऐसे हमने लिख दिया है, प्लस ओमेगा क्रॉस आर, इसको डाल दो समीकरण नंबर 2, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2, एक को हमने यूज कर लिया, इस 2 को मतलब 2 किया, अब 2 से हमें करना है। समीकरण 2 से हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का हम संकारक रूप लेंगे। ध्यान से देखो, डी ओवर डी टी क्या है, संकारक, डी ओवर डी डैश ओवर डी टी क्या है, संकारक, और ये जो आर है, ये आर, यहाँ भी आर कॉमन है, यहाँ भी आर कॉमन है, यहाँ भी आर कॉमन है, तो इसको, ये फंक्शन है, किसके रूप में है, यहाँ पर फलन के रूप में है। तो समीकरण 2 का जब संकारक रूप लिखेंगे तो किस प्रकार से आएगा, जरा देखिए यहाँ पर, समीकरण 2 का संकारक रूप, समीकरण 2 का संकारक रूप क्या है, देखिए, डी ओवर डी टी, संकारक रूप को मतलब है कि संकारक ही संकारक लिखा जाएगा, फिर फंक्शन इसमें नहीं आएगा, इसमें जो समीकरण लिख रहे हैं हम, क्योंकि ये संकारक रूप है, ठीक है, इसमें पूरा रूप नहीं आएगा, बराबर प्लस देखो जरा, डी ओवर डी टी इधर का संकारक ले लिया, डी डैश ओवर डी टी ये संकारक आ गया, बराबर का चिन्ह लगा दिया, प्लस ये प्लस आ गया, फंक्शन हट गया है, आर 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 गायब है, और बाकी इधर क्या है, ओमेगा क्रॉस, और क्रॉस जरूर आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये सदिश गुणनफल है। अगर ओमेगा आर होता तो फिर यहाँ पर ओमेगा को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, या फिर क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, सदिश गुणन है, क्रॉस प्रोडक्ट है। आप जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन मेन पार्ट होता है। अगर डायरेक्शन, अगर आपको जैसे आर क्रॉस ओमेगा लिखना है तो ये डायरेक्टली जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या है, क्रॉस को लेके चले, इसका यूज होगा आगे। तो ये समीकरण 2 का क्या है, संकारक रूप है, जो हमने इसको क्या डाल दिया, समीकरण 3 डाल दिया, ठीक है। अब पुनः जो है समीकरण 2 का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। चलिए इसको नोट करो, इसको नोट कर लीजिए, सूखा नहीं,
चलिए देखिए, अब देखो पुनः समीकरण 2 को पिक करते हैं। इस समीकरण का जो समीकरण 2 है, इसका हम t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करिए। अवकलन क्या है, देखो डिफरेंशियल करते हैं, आपको पता है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं ना, दोनों तरफ हम कैसे लिख सकते हैं? ये तो क्या होता है d2, ये होगा d2r/1 dt²। इसको कैसे लिखते हैं? t के रेस्पेक्ट का मतलब है इस प्रकार से, ये तो हुआ ना d/dt का मतलब क्या है? इसका आपको पूरे का t के रेस्पेक्ट में क्या करना है? अवकलन करना है। तो उसके लिए हमने क्या लिखा है? d/dt। क्यों लिखा है? उसका कारण है। अब जरा ध्यान देखो समीकरण 3 को, तो समीकरण 3 में d/dt की वैल्यू ये दी है ना, तो इस d/dt की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे इधर वाली, इसलिए हमने किया। ठीक है, तो समीकरण 3 से d/dt का मान रखेंगे। नोट करो इसको हटा दे रहा हूँ। वैल्यू रखिए, क्या आ जाएगा? देखो क्या आ रहा है, देखो इधर आएगा आपका d2 r dt², और इसकी जगह ये वैल्यू लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? d/dt प्लस ओमेगा क्रॉस, इस ब्रैकेट में ये लिख दो। d/r dt प्लस ओमेगा क्रॉस r, ये आएगा। ये हमने पुट कर लिया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या आएगा जरा देखो ध्यान से, इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? d² r/dt² प्लस इसका इसमें करो, देखो जरा ध्यान से आप, कि जब इसका इसमें करोगे तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा। ये स्टेप है जो कि बच्चे साल भर पूछते रहते हैं कि सर इसमें जब इसका मल्टीप्लाई किया तो ये स्टेप कैसे आया, तो वो आप ध्यान से समझ लो, नहीं तो साल भर आप भी पूछते रहोगे कि इस वाले से इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया। रियल बता रहा हूँ, पिछली क्लासों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। बच्चे पूरी साल भर ही समझ नहीं पाते कि इससे ये स्टेप कैसे आया। अभी यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, जितना सिंपल है उतना ही कन्फ्यूजन करेगा आपका। देखिए यहाँ इसका इसमें कर दिया, ये आ गया। इसका जब हम इसमें करेंगे तो इसमें लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड, लेकिन इसका क्रम नहीं बदलेंगे, मतलब पहले ओमेगा का हो जाएगा तो आर को उधर ही रखेंगे, जैसे d/ओमेगा/dt क्रॉस आर, एक स्टेप आ गया।
ओमेगा क्रॉस आर का ही किया है हमने, तो पहले किसका कर दिया ओमेगा का, तो इसके साथ लिख दिया ओमेगा क्रॉस आर उधर ही रहेगा। अब प्लस ओमेगा क्रॉस इंटू डी डी डैश, ये देखो इसका इसमें कर दिया, ये आ गया आर जैसे का तैसा। इसके बाद इसको इसके साथ किया तो ओमेगा क्रॉस आगे लिखा तो आगे आया, ये स्टेप है, ठीक है। अब इस ओमेगा क्रॉस का इन दोनों में करेंगे, प्लस ओमेगा क्रॉस क्रॉस चिन्ह आएगा साथ में, जब ओमेगा क्रॉस का इसके साथ करेंगे तो क्रॉस आएगा, इधर भी क्रॉस आएगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और डी डैश आर ओवर डी टी, ओमेगा क्रॉस का इसके साथ हो गया, ओमेगा क्रॉस का इसके साथ हो गया, ये आ गया। अब ओमेगा क्रॉस का इसके साथ करेंगे, तो पहले से उसमें है तो इसको ऐसे सीखें, ओमेगा क्रॉस ब्रैकेट लिखेंगे ओमेगा क्रॉस आर, ये हो गया पूरा इसका ओके। इसको नोट करो, फिर आप इधर साफ करते हैं। देखिए एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इस पहले देखो दो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में दो स्टेप है, एक ये है और एक ये है, पूरा एक्स नहीं है, ये सदिश गुणा क्रॉस लगा हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्रॉस, ठीक है। इसमें भी दो स्टेप है, एक ये है और एक ये पूरा, ये ओमेगा क्रॉस वाले पूरा स्टेप मान लीजिए, ठीक है। एक दो एक और ये दो, तो पहले डी डैश ओवर डी टी का इसमें करें तो ये आ गया, ठीक है। डी डैश ओवर डी टी का जब इसमें करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड लग गया, ये इसमें जब करेंगे तो ओमेगा का हो गया आर क्रॉस ऐसे कैसे, उसके बाद ओमेगा क्रॉस ये आ गया डी ओवर डी, डी डैश ओवर डी टी आर के साथ आ गया, ठीक है। अब ओमेगा क्रॉस के साथ किया तो ये आ गया, ओमेगा क्रॉस के साथ किया तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या जरा देखो ध्यान से कि ये स्टेप और ये स्टेप दोनों सेम है, कौन कौन से, दोनों सेम, जिनको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। d2r अपॉन dt स्क्वायर बराबर d डैश स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर प्लस इसको और इसको 2 टाइम्स लिख लीजिए आप, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी। देखो ये स्टेप लिख लिया, ये लिख लिया, अभी नहीं लिखा ये वाला, ये लिख लिया, ये लिख लिया और ये वाला और ये हो गया। अब कौन सा बचा है, ये वाला और ये बचा है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, अभी कारण है उसका बताऊंगा मैं, इसको हम लिख ले रहे हैं प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये वाला स्टेप हमने क्यों नहीं लिखा, कारण इसकी वैल्यू होगी 0, क्या होगी वैल्यू 0 होगी, कैसे होगी 0 वो समझिए जरा। देखो ओमेगा जो है, ओमेगा क्या है, अगर आप हेडिंग ध्यान से देखेंगे तो क्या है, समान कोणीय वेग का मतलब है नियत कोणीय वेग या समान कोणीय वेग, नियत है यानी कि ओमेगा क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का आप किसी के सापेक्ष डिफरेंशियल कर लीजिए, कांस्टेंट का किसी के रेस्पेक्टिव एक्स वाई जेड कोई भी भौतिक राशि के सापेक्ष आप उसका अवकलन करेंगे तो आपको वैल्यू 0 मिलती है, यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। इसलिए ये वाला जो स्टेप है वो क्या हो जाएगा 0, यहाँ लिखेंगे हम ओमेगा कोणीय वेग नियत है, ओमेगा कोणीय वेग नियत है, अतः नियतांक का अवकलन
शून्य होगा। नेता का अपकरण क्या है? शून्य, अर्थात डी डैश ओमेगा अपॉन डी टी क्रॉस आर 0। अब वो समीकरण 4 आएगा हमारा। ये समीकरण कौन सा डाले हमने? 4। इसको नोट कर डाल देते हैं। चलिए देखिए जरा, डी डैश ओमेगा अपॉन डी टी क्रॉस आर बराबर क्या था? 0। अब इसमें ये बचा हमारे पास, ठीक है, इसको लिख लिया। समीकरण 4 से देखो जरा, समीकरण 4 से क्या होगा? समीकरण 4 से इसको क्या लिख सकते हो? जरा देखिए इधर, वेग को क्या लिख सकते हैं? विस्थापन परिवर्तन की दर। त्वरण को क्या लिख सकते हैं? वेग परिवर्तन की दर। तो ए इस बी की वैल्यू क्या है? ये होती है, तो डी ओवर डी टी, और बी का मान ये वाला रखो। तो ए बराबर देखो क्या आ जाएगा? d2 r बटे dt स्क्वायर, यानी d2 r बटे dt स्क्वायर कर सकते हो आप त्वरण। ठीक है, इसको हटाओ। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? ये हो गया हमारा a त्वरण, ये हो गया a डैश, और इसको क्या लिख सकते हैं? b डैश वेक्टर। ये सेम है, ऐसे ही रहेगा। ये हो गया समीकरण 5। क्या हो गया? ये समीकरण 5। अब समीकरण 5 में ही ये जो स्टेप है, देखो ये एस निर्देश तंत्र में त्वरण है, ए डैश ये गोलीय निर्देश तंत्र आर में त्वरण है, 2 ब्रैकेट में ओमेगा क्रॉस बी वेक्टर डैश, ये जो है इसी को बोलते हैं कोरियोलिस त्वरण। ये आपका अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिकेंद्रीय त्वरण। चलिए समीकरण 5 में इन सबके स्टेप हैं, इनके नाम लिख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 5 से एस देखो लास्ट में शायद कुछ डिस्प्ले कट रही है, तो मैं पढ़ देता हूँ एक बार। एस निर्देश तंत्र में कण का त्वरण। ठीक है, अब इधर से लिखूंगा, और ए डैश गोलीय निर्देश तंत्र आर, ऊपर लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, गोलीय निर्देश तंत्र आर में कण का प्रेक्षित त्वरण 2 -
त्वरण। कोरियोलिस त्वरण, ठीक है, ये आ गया। और ये बच्चा है, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। ये हो गया, ठीक है, इनको नोट कर लेंगे आप, और बाकी जो है आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराएंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।